अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर टीचर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे एम कैट और ई कैट की सीरीज़ के लेक्चर जारी हैं। मैं यहाँ पर आपको इसी हवाले से लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, यानी कि फ़िज़िक्स के लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ये हमारा 5th लेक्चर है और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम इसका लास्ट टॉपिक यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ इससे रिलेट जो न्यूमेरिकल्स जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स करें उससे रिलेट जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं उसको हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको जो है वो कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। जो मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट आपके पास होगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और उसमें थ्योरी भी का भी क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, सबसे पहले है इंक्लाइंड प्लेन। इसकी डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट इज नोन एज द इंक्लाइंड प्लेन। हर वो सरफेस जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ सर्टेन एंगल बना ले, दैट इज़ द इंक्लाइंड प्लेन। सिंपल इसकी डेफिनेशन यही है। डायग्राम की अगर बात करूँ तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके साथ ये जो सरफेस है इसने एक एंगल बनाया सर्टेन, तो ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन बन गई पूरी डायग्राम। तो ये जो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन मौजूद है, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप जल्दी से इसको रिव्यू कर लें कि ये इंक्लाइंड प्लेन की डेफिनेशन यानी कि अपने माइंड में बिठा लें। अब उसके बाद चलते हैं हम अपनी दूसरी कंडीशंस के ऊपर कि कंडीशंस के ऊपर इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या क्या होगी। तो आपने बहुत आसानी से याद रख लेना है, इसकी कोई टिप्स और ट्रिक नहीं है क्योंकि ये बहुत आसानी से याद हो सकता है। पहला, अगर फ्रिक्शन मौजूद है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, अगर फ्रिक्शन मौजूद है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा a = g sin थीटा माइनस f/m। a शो करता है एक्सेलरेशन को, g शो करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, और साइन थीटा आपके पास एंगल होगा, वो एंगल जो यहाँ पर मौजूद है, ये रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो आपके पास एंगल बना हुआ है किसी भी सरफेस के साथ, ये एंगल जो मौजूद है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। f फ्रिक्शन है, स्मॉल f जो है वो फ्रिक्शन को शो करता है, फोर्स नहीं है ये याद रखिएगा, और m जो है वो मास मौजूद है। सेकंड केस हमारे पास क्या है? सेकंड केस है इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट। फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो फ्रिक्शन का मतलब नहीं है, तो मतलब जीरो हो गया। तो फॉर्मूला होगा आपके पास a = g sin थीटा। इसको किस तरीके से लेकर आए, बहुत यानी कि मुश्किल नहीं है, बस जो प्रीवियस फार्मूला है यानी कि ये वाला फार्मूला है, इसकी जगह f की जगह 0 रख लें, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो आपके पास जो फार्मूला जो डिजाइन हो जाएगा वो ये हो जाएगा = g sin थीटा। थर्ड हमारे पास कंडीशन है, अगर एंगल आपके पास 0 हो तो एंगल अगर 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या वैल्यू होगी? तो आपको पता है कि अगर एंगल की वैल्यू 0 रखूं तो साइन फंक्शन मौजूद है, साइन 0 हमें जो एंगल की वैल्यू देता है वो हमें मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू देता है, दैट इज 0। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी? 0 हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 रखूँ तो आप सबको पता है कि साइन 90 जो है यानी कि जो फंक्शन है उसमें अगर एंगल में पुट कर दूँ उसके फंक्शन में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि बराबर हो जाएगी जी के। और जी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 9.8, और आपको पता है कि 10 भी हम अब कहने लग गए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या किया मैंने कि अगर मैं यहाँ पर 0 रखा मैंने एंगल की वैल्यू, तो मेरे पास एक्सीलरेशन जो है वो 0 हो गई, मिनिमम, सबसे मिनिमम हो गई। अगर मैंने थीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री रखा तो एक्सीलरेशन जो है हमारे पास मैक्सिमम यानी कि जी के बराबर है। ये हमारे पास कुछ पॉसिबल कंडीशंस थी जो आपको याद रखनी है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हम चलते हैं इनकी प्रॉब्लम्स की तरफ और न्यूमेरिकल्स की तरफ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ और प्रॉब्लम्स की तरफ। तो आपको पता है कि जब हमने काइनेमैटिक्स और लीनियर मोशन को डिस्कस किया था और इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, तो उस टॉपिक के बाद जो मैंने वीडियो आपको यानी कि वीडियो अपलोड करवाई थी उनमें न्यूमेरिकल्स से जो कि रिलेट करते थे इक्वेशंस ऑफ मोशन से। मतलब कहने की वजह क्या है कि अब जो मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ वो लॉज ऑफ मोशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज, ये वाली डेरिवेशंस, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसके साथ जो डिफरेंट उसके 4 केसेस थे जो हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उनसे मुताल्लिक और उनसे रिलेट जो न्यूमेरिकल्स हैं, और जो आज हमने फ्रिक्शन और इंक्लाइंड प्लेन देखा इससे रिलेट जो न्यूमेरिकल्स हैं, अब हम इस वाले लेक्चर में सिर्फ उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स में कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, और उन ट्रिक्स को जो है वो आप जो है वो देखिएगा, समझिएगा। अगर आज आपने उसको पिक कर लिया इस वाले लेक्चर के अंदर उन ट्रिक्स को, तो याद रखें, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ई कैट वाले तो मैथ्स पढ़े हुए होते हैं, उनको कुछ ना कुछ जो है वो मैथ्स के कुछ ना कुछ स्टेप्स याद रह जाते हैं, लेकिन एमडी कैट जो है वो 2 साल तक जो है वो मैथ्स से दूर रहती है, स्टूडेंट दूर रहते हैं,
वो स्टूडेंट्स जो कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको ये न्यूमेरिकल्स बहुत परेशान करते हैं और बहुत ऐसे टेस्ट में ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत उनके पास आते हैं। तो अगर आज आप समझ लेंगे, सीख लेंगे इन स्टेप्स को जो मैं यहाँ करवाने जा रहा हूँ इस न्यूमेरिकल पे, बिलीव करें इस न्यूमेरिकल पे जो मैं आपको स्टेप करवाऊंगा, आपको इससे जो मिलते जुलते जितने भी न्यूमेरिकल्स आ जाएं वैल्यूज़ वाले, जिसमें आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करते चले जाएंगे और आपको टाइम भी 1 मिनट के अंदर अंदर का ही लगेगा, उससे बाहर आप टाइम में जाएंगे भी नहीं। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। देखें न्यूमेरिकल है क्या। सबसे पहली चीज़, न्यूमेरिकल खुद बता रहा है बावाज़े बुलंद कि स्ट्रिंग पासिस ओवर अ पुली, मतलब एक स्ट्रिंग है जो कि पास हो रहा है पुली से, कैरीज अ 2 kg एंड 3 kg मासेस। ये तो पता लग गया कि ये जो हमने जो डेरिवेशन करी थी एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडीज और टेंशन इन द स्ट्रिंग वाली, ये न्यूमेरिकल्स उनसे रिलेट हैं। ये जो क्वेश्चन है वो उससे रिलेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने आपको टिप्स बताई थी, ट्रिक्स बताई थी। मैं यहाँ पर वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। अगर आपको वो ट्रिक भूल रहे हैं या आपको याद नहीं आ रही तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देखें। मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 2 या 3 मौजूद है, वो उसके अंदर जाके देखें और आपको याद आ जाएगा। बल्कि लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, टेंशन का फॉर्मूला, दोनों केसेस के लिए आप किस तरीके से याद रख सकते हैं वो आप देखें जाके और आपको याद आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा क्योंकि जो है मुझे तो यहाँ पर याद है कि वो न्यूमेरिकल का वो फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि 2 बॉडीज हैं जो कि दोनों बॉडीज हैंग हुई हुई हैं वर्टिकली। इसका मतलब ये है कि केस नंबर 1 है। इस केस नंबर 1 की हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन से पहले हमें सिर्फ 2 मासेस दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास इसका क्या होता है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यह आपके पास फॉर्मूला हुआ करता था किसका? जब आप एक्सेलरेशन निकालते थे किसकी? जब बॉडीज हैंग हुई थी वर्टिकली। अब आपके पास 2 मासेस हैं, मास नंबर 1 एंड मास नंबर 2। आपने वैल्यूज पुट कर देनी है आपने, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन स्टेप्स पे रहिएगा, स्टेप्स के में स्टेप्स जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ साथ रहेगा ताकि आपको जो है वो ट्रिक्स जो है वो आपको याद रहे आपके, ताकि न्यूमेरिकल में आसानी हो। अब इसे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, कुछ मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा। m2 हमारे पास 3 kg है, m1 हमारे पास 2 kg है। m2 3 kg है, m1 हमारे पास 2 kg है। वैल्यू रख दें 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। और ग्रेविटी की वैल्यू देखें, याद रखिएगा एक और चीज, ग्रेविटी की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपने वैल्यू लेनी है 9.8। अगर आपको वैल्यू 10 लेनी होती तो आपको यहाँ लिखा हुआ होता ब्रैकेट टाइप में कि वैल्यू ग्रेविटी की आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। फर्दर न्यूमेरिकल जो आप इसके बाद करने वाले हैं उसमें आप देख सकेंगे कि ग्रेविटी की वैल्यू पर्टिकुलर आपको लिखी हुई होती है। अगर यहाँ नहीं लिखी हुई इसका मतलब आपने 9.8 लेना है। 9.8 आपने ले लिया। 3 माइनस 2 1 डायरेक्ट करूंगा आपको ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। 3 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 9.8 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास आंसर आ गया 9.8 डिवाइड बाय 5। बट ये आपके पास इनकम्प्लीट आंसर है, इनकम्प्लीट सोल्यूशन है। अब इसके मजीद आगे आपको सोल्यूशन करना है। 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आपके पास जो ये वैल्यू है, पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप हो सकता है आपको याद आ जाए कि आपने जो है वो अपनी जो शुरू की क्लासेस है उसके अंदर आपने करा था मैथ्स के अंदर। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं, ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं तो यहाँ पर मैं 0 बढ़ाऊंगा। ऐसा ही होता है ना भाई, अगर जो बीच में पॉइंट लगा हुआ है पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ पर मैं 0 बढ़ाऊंगा। ऐसा ही है क्योंकि पॉइंट के आगे 1 नंबर लिखा हुआ है। अगर मैं पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं इसका मतलब मैं 0 यहाँ बढ़ाऊंगा। अगर तो यहाँ पर 2 वैल्यूज लिखी होती तो मैं यहाँ पर 2 जो है वो 0 बढ़ाता, लेकिन 1 नंबर है तो हमने पॉइंट हटा के पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करवाया है। शिफ्ट करवाने के नतीजे में यहाँ जो 0 था हमने नीचे 0 को ऐड करवाया है। तो मेरे पास जो अब वैल्यू आ गई इसकी वो आ गई 98 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको सॉल्व करते चले जाएं जहां तक ये हो सकता है। ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। आपके पास 49 टाइम्स 45 टाइम्स, क्या ये अब यहाँ से मजीद कैंसिल हो सकता है? नहीं। अगर ये यहाँ से मजीद कैंसिल नहीं हो सकता तो अब आपने इसी के अंदर अपना आंसर तलाश करना है। किस तरीके से? एक तरीका तो ये है कि आप जब इसके अंदर अपना आंसर तलाश कर रहे होंगे तो आपने एक तरीका ये इस्तेमाल करना है कि आप डिवाइड का रूल यूज कर लें। देखें जो मैं स्टेप्स यहाँ पर कर रहा हूँ वो याद रखिएगा। आपकी प्रीवियस क्लासेस, जो आपकी जो क्लासेस थी सेकेंडरी क्लासेस, उसके अंदर आपने मैथ्स के रूल अप्लाई किए हैं, बस थोड़ा सा रिव्यू करना है। इसके बाद मैं एक और मेथड भी बताऊंगा जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने यहाँ क्या करना है, 49 डिवाइड बाय 45 है, इसका मतलब ये कि 49 को आप अंदर रख दें, 45 बाहर आ जाएगा।
45 1 जा 45, 4 4 से कैंसिल हो गया, 9 में से 5 गए, 4 बचे। अब आपको पता है यहाँ 4 है, यहाँ 45 है, वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। हमारे पास एक और चीज़ है कि हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, तो हमने 0 बढ़ा दिया। अब हम देखें कि 45 की टेबल में 40 तो नहीं आ सकता, तो पॉइंट हमने लगा दिया, तो अलाउ है कि हम 2 या 3 0 आगे लगा सकते हैं, तो हमने एक और 0 लगा दिया। अब देखें 1 पॉइंट समथिंग कोई आंसर आ रहा है, यहां पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 पॉइंट समथिंग कोई आंसर यहां पर मौजूद होगा। क्यों मौजूद है कि यहां पर देखिए आपने क्या किया, 45 1 जा 45, बाकी जो बचा 49 में से 45 गए तो 4 बचा, बहुत बेसिक मैथ से ये, और 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 45 की टेबल में 40 भी नहीं आता था, फिर हमने एक और 0 बढ़ा दिया, तो मतलब 45 की टेबल हमने पढ़ना है इतना कि 400 से कम या 400 के बराबर आ जाए। लेकिन अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, अब आपने देखना है कि 1 पॉइंट समथिंग क्या आपके ऑप्शन से मौजूद है, 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 1 पॉइंट कोई और वैल्यू मौजूद है, पॉइंट के बाद आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए, 4 ऑप्शन में से क्या है वो वैल्यू 1.96, देखिए यहाँ पर मौजूद है 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाकी वैल्यूज देख लें 4.9, 19.6, 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 पॉइंट के ज्यादा जो सबसे करीब है वो हमारा ये वाला आंसर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। एक और तरीका है जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लें। आपने यहां तक तो समझ में आ गया कि कैंसिलेशन करते हुए आप यहां पर आ गए 9.8 डिवाइड बाय 50 पे, आपने यहां से पॉइंट को स्किप कराया, हटाया, तो यहां पर 50 एक यानी कि आगे लेके चले गए, तो यहां पर 0 यहां पर नीचे ऐड हो गया, आपने 98 डिवाइड बाय 50 किया, इसकी कैंसिलेशन अगर आपने करी 98 डिवाइड बाय 50 की तो 49/45 आया था आपके पास, यानी कि 49 डिवाइड बाय 45। आपने बेसिक मैथ्स यूज करी और कुछ नहीं किया कि 45 बाहर रखा, 49 अंदर रखा, 45 1 जा 45, 45 की टेबल में यानी कि जाहिर सी बात है 1 टाइम आता है, यहां से जो बचा 4 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, आपको पता लगा कि 45 की टेबल में 40 तो आता ही नहीं है, आपने एक और 0 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ तो अलाउ कर सकता है कि आप 2 0 या 3 0 आप जो है वो मजीद ऐड कर सकते हैं। तो 45 1.400 लिख दिया। अब आप यहां रुक जाएं क्योंकि आप कैलकुलेशन की तरफ ना जाएं, आपके पास काफी है इतना करना, क्योंकि आपके पास 1 पॉइंट समथिंग का आंसर ऑप्शन से मौजूद है, कहां पर ये मौजूद है, और इससे करीब करीब भी आपके जितने भी ऑप्शंस मौजूद है ना वो मौजूद नहीं है। तो इनमें आपने क्या करना है, 1 पॉइंट समथिंग जो आपके पास आंसर है, 1 पॉइंट समथिंग आंसर में जो है वो आपके पास ये यहां आपके पास जो 4 ऑप्शन मौजूद हैं वो 4 ऑप्शन में से ये आपका सबसे ज्यादा जो है वो करीब था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है, ये मेथड एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत गौर से सुने, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि उनके पास तो किसी भी किस्म के यूनिवर्सिटी के टेस्ट में तो कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं करते। आपके पास जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कहीं कहीं जो है वो कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ हो जाता है, बट एमडी कैट के स्टूडेंट्स नहीं होता, मेडिकल कॉलेजेस के जो आपके पास टेस्ट मौजूद, एडमिशन टेस्ट हैं उसमें नहीं मौजूद कि आपको जो है वो अलाउ किया जाएगा आपके कैलकुलेटर्स को। तो देखें ये सेकंड ट्रिक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यहाँ समझ लेंगे, आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। देखें सेकंड स्टेप वहीं से शुरू करूंगा, आपके पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 9.8 डिवाइडेड बाय 5, ये क्यों मिला, 3 - 2 1 होता है, 9.8 डिवाइड बाय 5 ये सब बचा। अब आपने क्या करना है, देखिए 5 नीचे लिखा हुआ है, डिवाइड में 9.8 लिखा हुआ है ऊपर, पहली जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो भी याद रखिएगा। अब दूसरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके पास वैल्यू आ गई, अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 9.8, मतलब ये जो ऊपर वैल्यू मौजूद है ये डिविजिबल बाय 2 के जिन वैल्यूज के दरमियान मौजूद है वो है 1 और 2, 1 और 2 के दरमियान ये वैल्यू मौजूद है। अगर ये 1 और 2 यानी कि 5 1 जा 5 होता है और 5 2 जा 10 होता है, मैं यहां लिख देता हूं 5 1 जा 5 होता है और 5 2 जा 10 होता है, मतलब जो आपका ऊपर जो वैल्यू है ये वाली, ये यहां कहीं मौजूद है, यहां कहीं मौजूद है 9.8, मतलब 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ऊपर वाली वैल्यू को अगर मैं कैंसिल करना चाहूं तो 1 टाइम और 2 टाइम्स के दरमियान ही कहीं पे मौजूद होगी। ठीक है, अब देखें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ऊपर लिखा हुआ है 9.8 और नीचे लिखा हुआ है 5, तो यहां पर आप देखें 9.8 10 के ज्यादा करीब है या 5 के ज्यादा करीब है। अगर आपके पास आपके पास वैल्यू मौजूद होती कि आपके पास मौजूद है 5 पॉइंट समथिंग, मतलब आपके पास यहां पर जो आपको 9.8 मौजूद है
वो बल्कि 9.8 नहीं होता बल्कि होता है 5.5। इसका मतलब ये है कि 5 के ज़्यादा करीब होगा, ऐसा ही है, यानी कि 1.2 या 3 के करीब होगा। लेकिन आपके पास मौजूद है जो वैल्यू 9.8 डिवाइड बाय 5 है, तो 9.8 डिवाइड बाय 5 का मतलब ये है कि 2 के करीब करीब है। 2 के अगर करीब करीब है तो पहली बात 9.8 1 और 2 के दरमियान है, तो 1 आप लिख लेंगे, हर सूरत में 1 लिख लें, 1 है क्योंकि 2 के बाहर नहीं है, ये तो बात कंफर्म है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और जो 1 पॉइंट समथिंग है तो 9.8 10 के ज़्यादा करीब है, तो देखें आपके 1 पॉइंट समथिंग लाइक के 1.7 आ सकता है, 1.8 आ सकता है और 1.9 आ सकता है। ये तीनों आंसर पॉसिबल है क्योंकि आपके पास ऊपर जो वैल्यू मौजूद है वो 9.8 मौजूद है जो कि 5 से नीचे डिवाइड हो रही है। तो 1.7, 1.8, 1.9 में से कोई भी वैल्यू यहाँ मौजूद है, जी देखें बिल्कुल वही मौजूद है आपके पास 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठ के आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप अपने कैलकुलेटर से चेक करें कि 9.8 डिवाइड बाय 5 आंसर क्या आ रहा है, तो आपके पास 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आंसर आ रहा होगा। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है 1 पॉइंट के साथ बहुत जो है वो बहुत नियरेस्ट वैल्यूज भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन उसमें ऐसी कैलकुलेशन नहीं होगी, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन आपको वो दी जाएगी और वो सिंपल सी कैलकुलेशन करने के बाद आप जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपने न्यूमेरिकल दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जो दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है उसको देखें, वो क्या है। लिखा हुआ है अ स्ट्रिंग passes over a pulley and carries a mass m1 at one end and other mass m2 is 3 times m2 carries at the other end। ये भी वही केस है जो केस नंबर 1 था, दोनों बॉडीज हैंग हुई है वर्टिकली, लेकिन इसके अंदर फर्क है, इसके अंदर वैल्यूज नहीं दी हुई बल्कि आपको मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला जा रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ मासेस आर, और आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखें भाई, फॉर्मूला में लिखा हुआ है, फॉर्मूला में नहीं मिटा रहा। अब जो आपने करना है वो आप करेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखें एंड कैरीज अ मास m1, यानी कि जो आपके पास जो m1 है उसको उन्होंने चेंज नहीं किया, m1 ही रहने दिया, और उन्होंने कहा एंड द अदर एंड अदर मास m2 इज 3 टाइम्स m1। ये मैं इसको मिटा के m1 कर देता हूं। m2 इज 3 टाइम्स m1 कैरीज एट द अदर एंड, यानी कि 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि 3 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू m2 के मुकाबले में जो m1 का मास है वो 3 गुना ज्यादा है। तो यहां पर मैं वैल्यूज दिख रहा हूं, देख लीजिएगा। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m2 की वैल्यू उन्होंने दी है 3 टाइम्स, मतलब m2 जो है हमारे पास है 3 टाइम्स m1। जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका मतलब यही हुआ, वो मैंने लिख दिया। m2 की वैल्यू आपके पास आ गई 3, m1 माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए, m1 ही बोला हुआ है उन्होंने। ग्रेविटी की वैल्यू g रख दें क्योंकि आपको कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई। m1 की जगह पर आपने रखना है m1 ही प्लस m2 की जगह 3m1। अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 3m1 माइनस m1 2m1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 4m1, और ग्रेविटी साथ साथ चल रही है। m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1 2 जा, और एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 1/2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी। 2 1 जा 2 2 जा 4, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी। क्या ये वैल्यू आपके पास मौजूद है कहीं? देखें आप, क्या ये वैल्यू आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, ये रही हाफ ऑफ ग्रेविटी। तो आपका ये जो आंसर है ये आपका आंसर सही माना जाएगा। देखें मैं न्यूमेरिकल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें। आपके पास m1 था, m1 ही न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई, लाइक 1.345 नहीं दिया हुआ मास, और m2 जो था आपका वो 3 टाइम्स m1 यानी कि 3 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू m2। और आपको जो एक्सेलरेशन ऑफ मासेस है वो आपने बताना है। आपने उसके ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसका मतलब है दोनों बॉडीज हैंग हुई है वर्टिकली। m1 आपके पास तो m1 ही मौजूद है, लेकिन m2 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, m2 बराबर है 3m1 के। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में रखा 3m1 माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस 3m2। 3m1 माइनस m1 2m1 होता है, और m1 प्लस 3m1 4m1 हो जाएगा इंटू जी। ये वैल्यूज कहाँ से आई? मैंने यहाँ पर जो है वो m2 की वैल्यू पुट करी यहाँ से, और यहाँ पर भी m2 की वैल्यू पुट करी। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 इंटू जी, क्योंकि m1 से m1 कैंसिल हो गया, 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 1/2 इंटू जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे मजीद न्यूमेरिकल्स। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
थर्ड न्यूमेरिकल, अ टेनिस बॉल हिट विद अ टेनिस रैकेट एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज 4 kg मीटर पर सेकेंड. इफ द कोलिजन टाइम इज 0.01 सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. न्यूमेरिकल शो कर रहा है कि न्यूमेरिकल मोमेंटम के बारे में है. मोमेंटम का फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा. याद रखिए मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला होता है P = mv. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको याद रहता है कि P = mv. ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है इसका. बट यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो आपको याद होगा कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम दैट इज नोन एज दी फॉर्मूला फॉर दी फोर्स. यानी कि फोर्स, और मैंने लास्ट लेक्चर में मोमेंटम का रिलेशन बताया था आपको कि वो मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन क्या है, F = ΔP/ΔT, जो मैं यहाँ पर अभी लिखूंगा. लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल को देख लें आप. न्यूमेरिकल को आराम से देख लें. उसके बाद आपने देखा कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, कि आपने 4 kg मास आपके पास मौजूद है, टाइम आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि मोमेंटम क्या होगा. मोमेंटम क्या है, सॉरी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. मोमेंटम की वैल्यू दी हुई है और फोर्स हमें जो है वो बतानी है कि फोर्स यहाँ पर क्या होगी. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप सबको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला है F = ΔP, जिसमें मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन है ΔP/ΔT. चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास कितना है ऊपर 0.01. अब आपके पास ऐसा आंसर आ गया. अब दोबारा यहां पर ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा. यहां पर कौन सी ट्रिक अप्लाई हो सकती है कि जब आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज आप पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के आगे देखेंगे कि कितने नंबर्स मौजूद हैं, डिजिट्स मौजूद हैं. 2 डिजिट्स मौजूद हैं तो यहां पर ऊपर जो है वो 2 0 का इजाफा कर देंगे. तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 001. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लें. मैंने क्या किया यहां पर, मैंने सिंपल ये किया, यहां पर लिखा हुआ था 0.4 डिवाइडेड बाय 0.01. ये आपके पास यहां पर लिखा हुआ था. यहां पर मैंने कहा कि मैंने पहली बात बोली कि पॉइंट हटा दीजिए और पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही 0 ऐड ऊपर कर दीजिए. मैथ्स का रूल है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा. तो यानी कि आपने पॉइंट को हटाया यहां से और 0 जो है वो इतने ही लगा दिए जितने डिजिट्स पॉइंट के आगे मौजूद हैं, यानी कि 01. 2 डिजिट्स हैं, ऊपर आपने 2 0 का इजाफा कर दिया. अब देखें यहां पर लिखा है, मतलब जब मैंने पॉइंट हटा दिया इसका मतलब है लिखा है 001. 001 के पीछे यानी कि कोई से भी नंबर के कितने पीछे जो है वो कितने भी 0 हों, अगर पॉइंट मौजूद नहीं, कितने भी 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैं इन दोनों 0 को हटा देता हूं. मतलब जो आपके पास वैल्यू बनी वो बनी 400 डिवाइडेड बाय 1. तो 1 नीचे नहीं लिखते. क्या आपके पास आपका आंसर है 400 न्यूटन. तो क्या आपका आंसर मौजूद है यहाँ इन चारों ऑप्शंस में, तो ये देखें आपके पास ये मौजूद है. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इस तरीके से भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई. आई होप कि वो ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी. इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखते हैं. हमारा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि एन ऑब्जेक्ट वूज मास 100 ग्राम्स. 100 ग्राम्स का मास है. अब देखें यहाँ पर मास किलोग्राम में नहीं बल्कि ग्राम्स में मौजूद है. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू दे दी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखेंगे दोनों वैल्यूज अब डिफरेंट हो रही हैं क्योंकि एक्सीलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है और मास आपका किलोग्राम में होता है. परेशान हो, पहले पूरा न्यूमेरिकल आप पढ़ें. आपके पास 1 मिनट होगा वहां पर, ये नहीं कि आपके पास 1 सेकंड है. एट 8 सेकंड आपके पास 8 सेकंड मौजूद है. इट्स मोमेंटम इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. उसका जो मोमेंटम है ग्राम्स पर सेंटीमीटर में. देखा आपने, मोमेंटम पूछा जा रहा है, लेकिन आपको पता है मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड. लेकिन आपसे यहाँ जो यूनिट है वो पूछा जा रहा है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई कन्वर्जन नहीं करनी, जो वैल्यूज में पुट करें और आंसर निकालें, बस इतना करना है. चलें भाई आगे चलते हैं. अब आपने क्या करना है, एक्सेलेरेशन दी हुई है और आपको मास दिया हुआ है. इसके थ्रू आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लें फोर्स सबसे पहले फाइंड आउट क्यों कर लें, आगे आपको खुद पता लग जाएगा. F = ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. F = मास आपके पास है 100 मल्टीप्लाई बाय 20. आपके पास आंसर हो जाएगा 102,000 न्यूटन. आपके पास ये फोर्स आ गई जिसकी वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट कर लिया आपने 2000. आपके पास जो है वो फोर्स की वैल्यू आ गई. अब आपने क्या करना है, अब आपने मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करना है जो यहाँ पर आपने अप्लाई किया था, जो कि रिलेशन है फोर्स और मोमेंटम का. वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, F = ΔP डिवाइडेड बाई T. F आपके पास कितना है 2000 = चेंज इन मोमेंटम आपने निकालना है, ये लिखा हुआ है इट्स मोमेंटम इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. टाइम आपको दिया हुआ है
8 2 जा 16, 3 0 लगे हुए 16,000 आपकी जो है वो वैल्यू आ गई मोमेंटम की। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू आ गई 16,000 आ गई आपके ऑप्शन में। ये 16,000 मौजूद है, देखें ज़रा, ये लिखा हुआ। अब आप पूछ रहे होंगे मैंने यहाँ यूनिट क्यों नहीं लिखा। यूनिट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन में भी यूनिट मौजूद नहीं, तो आप यूनिट क्यों लिखेंगे। आपसे यहाँ बोल दिया गया कि आपने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है, तो आपने ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही निकाली होगी वैल्यू, क्योंकि आपने कोई भी यूनिट चेंज तो नहीं किया। बहरहाल तो इस तरीके से भी कुछ आसान से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि आपको ये इस वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ करें। इसमें आपको पता नहीं होगा अगर फॉर्मूले फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, चेंज मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ करने के काबिल नहीं होंगे। तो फॉर्मूले आपने याद रखने, फिंगर टिप्स पे रखने। तो आपका जो आंसर है इसमें करेक्ट है वो है 16,000। ये आपका न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 4। तो ये थे न्यूमेरिकल्स हमारे जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए। 4 न्यूमेरिकल्स मौजूद थे और ये रिलेट थे किसके साथ, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स हमने करे, जो हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडीज है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। इन न्यूमेरिकल्स में हमने मोमेंटम को देखा। अब आपको पता है कि हमारे पास मोमेंटम का लॉ भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसकी प्रॉब्लम्स रह गई हैं। तो वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो उसके न्यूमेरिकल्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और कुछ न्यूमेरिकल्स इंक्लाइंड प्लेन के भी देखेंगे। और वो लेक्चर हमारा इस चैप्टर का टोटली फाइनल चैप्टर होगा और इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी भी हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट में, नीचे कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। और लिटरली हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो ये लेक्चर अपने पास नहीं रखना है भाई, ये लेक्चर जो है वो उन तमाम तरह स्टूडेंट्स को भी शेयर करवाएं जो कि एमकैट और ईकैट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो जाए और वो भी टेस्ट से पहले जिन प्रॉब्लम्स में हैं वो उन प्रॉब्लम से निकल जाएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफिज़।